गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा गुड मॉर्निंग नहीं, तो गुड आफ्टरनून हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू टाइम्स कोचिंग सेंटर। तो आप लोगों का ये आज फर्स्ट क्लास है, चाहे वो साइंस स्पेशल 4 नंबर बैच हो, चाहे वो जीएस स्पेशल 5 नंबर बैच हो। वैसे ये दोनों बैचेस अलग अलग चलेंगे, बट आज मैंने एक साथ क्लास करवाई क्योंकि इंट्रोडक्शन तो सेम होता है। तो एक्चुअली आज आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास थी बायोलॉजी की, तो मैंने एक साथ लगवा लिया। बाकी ये बैचेस आपके सेपरेट चलेंगे। जीएस 5 चलेगा आपका 6 से 8 इवनिंग में, और साइंस चलेगा आपका 12 से 2, राइट। तो आप सब लोगों का स्वागत है। और आई नो इस बैच में बहुत सारे बच्चे पुराने बच्चे होंगे जो साइंस स्पेशल 1 के होंगे, 2 के होंगे, या 3 के भी होंगे, या जीएस 1 2 3 4 के होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे, या कुछ बच्चे मतलब हर तरीके के बच्चे होंगे इस बैच में, क्योंकि ये बैच आपको ऑफर में मिला था और फ्री में बैच है। तो बहुत सारे लोगों ने क्लासेस ली हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों ने ये बैच परचेज किया है। तो आप सब लोगों का स्वागत है और बहुत अच्छे से आपका ये बैच कंप्लीट होगा। आज से ही ये बैच स्टार्ट है। तो जितने भी आपके आसपास के स्टूडेंट हैं जिनको ये पता नहीं है कि आज से बैच स्टार्ट हो चुके हैं हमारे दोनों, चाहे वो साइंस स्पेशल हो चाहे वो जीएस स्पेशल हो, तो आप उन सबको बता दीजिएगा कि ये बैच स्टार्ट हो चुका है। आज से 25 तारीख से आज आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ जी, तो जैसा कि आपको आज स्केड्यूल में मिला होगा कि साइंस स्पेशल बैच नंबर 4 है। इससे पहले हमारा साइंस 1 2 और 3 था। तो 1 और 2 ऑलमोस्ट 1 तो बहुत पहले कंप्लीट हो गया, 2 भी कंप्लीट है और 3 बैच हमारा चल रहा है। तो आप सब लोगों का स्वागत है टाइम्स कोचिंग सेंटर में। और मैं आपको क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि आप जितने भी आपके आसपास के बच्चे हैं जिन बच्चों को पता नहीं है कि ये बैच परचेज किया है, उनको पता नहीं है कि आज से क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो अब सबको बता दीजिएगा कि आज से बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। एक है 12 से 2 टाइमिंग साइंस स्पेशल की, और जीएस स्पेशल जिन्होंने परचेज किया है उनकी टाइमिंग है 6 to 8, 6 से 8, ठीक है। तो कल आज से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी इसमें। और मैं बता देती हूँ आपको, कुछ आपको यहाँ पर इस बैच में पढ़ने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। रूल नंबर 1 है कि कोई भी बच्चा फालतू कमेंट नहीं करेगा स्क्रीन पे कि ये नहीं हुआ, ये करा दो, ये करा दो, वो करवा दो, या ये ऐसे कर दो या वैसे कर दो। आपको जो क्लासेस लगे, आप एकदम अपना दिमाग लगा के कॉन्सेंट्रेट करके आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उस पर फोकस करें। कोई बच्चा ये नहीं करेगा आज इसकी क्लास आज उसकी क्लास। आपको स्केड्यूल, हमारा जो एप्लीकेशन है टाइम्स कोचिंग का, उसके फ्रंट पेज पे आपको सारा का सारा स्केड्यूल वहां पे मिल जाएगा, राइट। तो आप वहां से स्केड्यूल देख लें, टाइमिंग देख लें, और इसके अलावा स्क्रीन पर आप एक बार में एक कमेंट ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने एक कमेंट किया और एक कमेंट को बार 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 कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस बैच में कम से कम 60 से 70 हजार स्टूडेंट हैं। तो मैं नहीं चाहती कि 60 से 70 हजार बच्चे जो जेन्युइन आपके डाउट है वो फालतू कमेंट में आपके छुप जाएं। एक कमेंट को एक बार करिएगा, और जब टीचर पढ़ा रहा है तब आप अपना डाउट हो सके तो ना ही पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मैंने पढ़ा दिया और एंड में जब क्लास खत्म होगी तो 15 मिनट्स में मैं आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे मैं आपसे ले लूंगी। तो आप जब टीचर पढ़ा रहे तो आप कोशिश कीजिएगा सिर्फ आप ध्यान लगा के पढ़ाई करें। इसके बाद तीसरी बात, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, फालतू का कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होगा, लाइक आज मैंने एक चैप्टर पढ़ाया आपको सेल, तो जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर से पहले आपको पीडीएफ कभी भी नहीं मिलेगा। चैप्टर खत्म होने के बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, जहां पर आपका लाइव क्लास है उसके बगल में एक सेक्शन दे रखा होगा डाउनलोड पीडीएफ, वहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहां से आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें मीडियम में आपको चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में। उसके बाद रूल नंबर 3, आप अगर लाइव क्लास ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं तो बाद में आप इस क्लास को कितनी भी बार देख सकते हैं। जो हमारा साइंस का बैच है, ये साइंस स्पेशल बैच ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने चलेगा, और जीएस का 4 से 4.5 महीने चलेगा। तो जब आपका बार बार कोई बच्चा नहीं पूछेगा कब तक वीडियो देख सकते हैं, आज ध्यान से सुन लिए, फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं यहाँ पर टाइम इतना ले रही हूँ।
जब आपका मान लीजिए साइंस बैच आपने परचेज किया, साइंस बैच चलेगा 2 से 2.5 महीने तक, तो 2 से 2.5 महीने तक आप इन वीडियो को कितनी भी बार देखें, और जिस दिन आपका बैच खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया एकदम, उसके 1.5 महीने बाद तक भी आपके पास ये वीडियो सेव रहेंगी। आप कभी भी आप अपनी एप्लीकेशन खोल के कभी भी देख सकते हैं। तो आई रियली होप कि आप इसके बाद कोई भी मुझसे कमेंट करके ना पूछे कि मैम कब तक वीडियो रहेंगी, कैसे हैं सारी। आप कितनी भी बार देखिए, आपकी मर्जी है, और कितनी भी बार आप पीडीएफ डाउनलोड करें, और बैच कंप्लीट होने के बाद आप 1.5 महीने तक आप कितनी भी बार देख सकते हैं। रूल नंबर 4, कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि फिजिक्स वाले सर की क्लास कब होगी, केमिस्ट्री वाले सर की क्लास कब होगी, या बायो वाली मैम की क्लास कब होगी। ऐसे जो चल रहा है वो आप पढ़िए, क्योंकि आपसे ज्यादा हमें पता है कि बच्चे को कब कौन सा सब्जेक्ट और कैसे सीक्वेंस के साथ देना है। तो कोई बच्चा ऐसे बार बार कमेंट करके टीचर को इरिटेट ना करे, और कोई दूसरी क्लास के कमेंट यहां पर ना करें। अगर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने आई हूं तो मैं आपसे उम्मीद रखती हूं कि आप बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस पूछें और बायोलॉजी के जेन्युइन डाउट पूछें। यहां पर फालतू के डाउट ना पूछें। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, पेट में जलन क्यों होती है मैम, चक्कर क्यों आते हैं, ये क्यों आते हैं, वो क्यों आते हैं, उल्टी क्यों आती है, फालतू की। जो होगा वो मैं अपने आप बताऊंगी। अगर जेन्युइन डाउट है आपका जो लेने लायक है, वो मैं अपने आप ले लूंगी। और अगर किसी बच्चे ने एक कमेंट को 3 से ज्यादा बार सेम कमेंट को रिपीट करा, मैं यहां से आपको ब्लॉक करवा दूंगी, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे 1 रुपए में बैच मिल रहा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही आए हैं, मजे लेने के लिए आ गए। तो मजे लेने की क्लास नहीं है, यहां पर सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक नेक्स्ट बात, लास्ट बात है आपकी, कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि फ्री बैच में क्या पढ़ाएंगे, ऐसे 1 रुपए में क्या पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। आप थोड़ा सा वेट करो, क्लासेस करो 5 से 7 दिन, आपको पता लगेगा कि 1 रुपए की कीमत होती क्या है। जब ये बैच कंप्लीट होगा उस दिन आपको कंप्लीट तरीके से 1 रुपए की कीमत का एहसास होगा। तो अभी से आप ये बोलना छोड़ दें कि 1 रुपए की ये क्या है, ये सही। बहुत सारे हैं ऐसे मार्केट में लोग जो बोल रहे हैं फ्री में क्या पढ़ाएंगे, ये क्या पढ़ाएंगे। आप 1 वीक का टाइम दीजिए, आपको पता लगेगा कि क्या पढ़ाया जाएगा, किस लेवल का पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, कौन से एग्जाम के लिए वो बेनिफिशियल होगा, राइट। चलो, तो ये बातें थी कुछ सारी बातें। मैं उम्मीद करती हूं कि यहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और वो बातें बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, हम यहां से आपका नंबर ब्लॉक करवा देंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई फालतू बच्चे के कमेंट से कोई जेन्युइन बच्चे ने जो कोई डाउट पूछा है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वो ऊपर चला जाए चैट के अंदर और मैं वो देख ना पाऊं। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बैच स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये साइंस स्पेशल बैच नंबर 4 है और जीएस स्पेशल बैच नंबर 5 है। आप बहुत सारे वनडे कंपटीशन एग्जाम देते हैं जिसमें आपको एक जनरल स्टडी का पोर्शन कंप्लीट करना होता है, जिसके अंदर या तो लिखा हुआ मिलेगा जनरल साइंस। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें लिखा होगा जनरल साइंस, चाहे वो आप जीएस स्पेशल पढ़ रहे हैं, चाहे आप साइंस स्पेशल पढ़ रहे हैं, एक आपको वहां पर आपके सब्जेक्ट में लिखा हुआ होगा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको 3 मेजर पार्ट पढ़ने हैं साइंस के। नंबर 1 इज बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं आप जीव विज्ञान। नंबर 2 पे आता है आपका केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं आप रसायन विज्ञान। और नंबर 3 पे आपका आता है फिजिक्स, जिसको आप बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अब ये वेरी करता है आपके एग्जाम पे कि किस टाइप का आप एग्जाम दे रहे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से यहां पर वेटेज एग्जाम का या नंबर का या मार्क्स का या क्वेश्चंस का कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून, कमेंट सेक्शन ऑन हो गया। मैं एक बात बता दूं, कमेंट का आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, बट आपका कमेंट आपस में बच्चों को नहीं दिख रहा है। कोई बच्चा ये नहीं सोचे, मेरे को ये नहीं पूछेगा बार बार मैं लाइव हूं नहीं हूं, ये हूं वो हूं। अगर आपने कमेंट किया और अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं, आपकी क्लासेस लाइव है। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं लाइव हूं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फालतू कमेंट करते हैं, क्या मैं लाइव हूं, क्या ये लाइव क्लास है। जब 12 से 2 क्लास लगेगी, जब 6 से 8 क्लास लगेगी, इसका मतलब वो लाइव क्लास है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और गुड आफ्टरनून, इतना लाइन से इतने सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। इतने ज्यादा बच्चे, कम से कम 50 से 60 हजार बच्चे देखेंगे, ये हमारा बैच बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी मैंने बातें बताई हैं ये मेरी क्लास में नहीं, ये सारी क्लासेस में आप फॉलो करें, ताकि टीचर आपको बहुत ज्यादा कंटेंट दे और बहुत अच्छी क्वालिटी का दे, ठीक है। अब एक बच्चे ने पूछा क्या मैम मैं लाइव हूं, तो प्लीज ये अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, इसका मतलब आप लाइव है। और आपका जो कमेंट है वो कमेंट आपको नहीं दिखेगा, बट मुझे वो सारे कमेंट मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। चलो, मैम हरियाणा क्लर्क में मोस्ट ऑफ आपके पढ़ाए हुए से केमिस्ट्री आई थी, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब सारे के सारे हम
एक एक सीक्वेंस के साथ सारी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। आप प्लीज ये देखो, एक बच्चे ने और फिर कमेंट कर दिया कि मैम साइंस स्पेशल परचेज करूं या जीएस करूं, वो आप पर है, जैसे आप कर सकते हैं वैसे आप करिए, ठीक है। और मैं डाउट सिर्फ लास्ट की 15 से 20 मिनट्स में लूंगी, और वो भी सिर्फ जो आज पढ़ाया है उसका डाउट। ये नहीं है कि आज मैम पढ़ा रही है डाइजेस्टिव सिस्टम और आप पूछ रहे हो मुझसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के डाउट, ये नहीं चल पाएगा, जो पढ़ाया है सिर्फ वही, ठीक है। चलो अब हो गया, सारा बातें सारी कंप्लीट हो गई, और मुझे उम्मीद है कि इस बैच में बहुत अच्छे बच्चे आए होंगे, जेन्युइन आए होंगे, कोई ऐसी मौज मस्ती के लिए नहीं आए होंगे कि 1 रुपए में मिल रहा है तो हम परचेज कर लें। तो ये सोच बिल्कुल मत रखिएगा। 1 रुपए का मतलब आपको ये जब बैच कंप्लीट होगा उस दिन पता लगेगा। मैम एनटीपीसी का लेवल रहेगा, यस। आप चाहे कोई भी इस वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम दो, आप चाहे रेलवे का दो, चाहे आप एनडीए दो, चाहे आप सीडीएस दो, चाहे आप सीजीएल दो, चाहे आप सीपीओ दो, चाहे आप एएलपी दो, चाहे आप ग्रुप डी दो, चाहे आप एनटीपीसी दो, चाहे आप कोई क्लर्क लेवल का एग्जाम दो, चाहे आप एफसीआई दो, ये साइंस हमेशा कॉमन होती है। बट फर्क क्या होता है, थोड़ा बहुत, हाँ सीटेट में भी यही बिल्कुल, अगर साइंस आ रही है तो यहीं पर, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करें, हो गया, चलो बातें हो गई। देखिए आज आपको स्केड्यूल में मिला होगा कि आज आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो कौन से सब्जेक्ट की है। आज आपकी क्लास है बायोलॉजी की, बायोलॉजी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। और मैं एक बात और लास्टली बोलना चाहती हूँ, बस फाइनल बात है, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ रखा होगा, तो वो प्लीज करके अपने आप को विद्वान ना समझे, मुझसे आगे ना चले, कमेंट ना करें यहाँ पर, ठीक है। कमेंट वही करें बच्चा जो आपके लिए भी अच्छा और बाकी बच्चों के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। चलो हो गया। देखिए तो आपको मैंने बताया कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वनडे कंपटीशन एग्जाम, जिसमें आपके पोर्शन में लिखा हुआ है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, तो जनरल साइंस में एक पार्ट आपको बायोलॉजी वाला पढ़ना होता है, एक पार्ट आपको बायोलॉजी वाला पढ़ना है। बायोलॉजी जिसको मैंने हिंदी में लिखा है जीव विज्ञान, क्या मतलब होता है इस ब्रांच का। आपसे कोई पूछे कि साइंस की ब्रांच का मतलब होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बायोलॉजी का मतलब क्या है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्योंकि आपको जब सही डायरेक्शन ही मालूम नहीं है, कभी कभी क्या होता है बच्चे 6 महीने तक साइंस पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम में जाते हैं उसको कुछ आता ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस बायोलॉजी का मतलब क्या है, ये जो बायोलॉजी वर्ड है ना, वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक में इस बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ग्रीक में इस बायोलॉजी का मतलब है बायोस प्लस लोगोस। ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब है बायोस प्लस लोगोस। और जब इस बायोस का मतलब देखेंगे आप, तो इस बायोस का मीनिंग होता है यहां पर लिविंग, और लिविंग को हिंदी में बोलते हैं आप सजीव। और ये जो लोगोस टर्म है उसका मतलब होता है टू स्टडी, उस चीज के बारे में स्टडी करना, उस चीज के बारे में अध्ययन करना। तो यहां से अपने सामने बायोलॉजी का एक डेफिनेशन, एक परिभाषा निकल के आ रहा है। क्या बायोलॉजी का मतलब है मैम बायोस प्लस लोगोस, और बायोस प्लस लोगोस का मतलब है मैम लिविंग्स टू स्टडी। कहने का मतलब है साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमें लिविंग्स के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। टू स्टडी अबाउट लिविंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आपको सजीवों के बारे में अध्ययन करना है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बायोलॉजी बोलते हैं। तो कहने का मतलब आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो गई कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, यहाँ पर हमें मैम यहाँ पर लिविंग्स या सजीवों के बारे में पढ़ना है। अब बात आती है कि मैम ये टर्म आया कहां से बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी का मीनिंग तो पता लग गया, बट ये टर्म आया कहां से। तो ये जो टर्म है इसको देने के लिए 2 साइंटिस्ट एक साथ जुड़े। कौन से साइंटिस्ट आप बताओगे। ये जो टर्म है, ये जो शब्द है बायोलॉजी, वो लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस नाम के 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर इन 1802 सन 1802 में लेमार्क और ट्रेविनियस नाम के साइंटिस्ट दोनों जुड़े, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ये शब्द दिया। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन बन गया कि बायोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया। बायोलॉजी वर्ड वाज गिवन बाय या वाज कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा, लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस 1808 में। चलो अब बात आती है कि मैम आपने ये बताया कि लोगोस का मतलब है टू स्टडी और बायोस का मतलब है लिविंग। आपने एक टर्म लिखा है यहां पर लिविंग।
अब मैम ये लिविंग का मतलब क्या होता है? आप इसको सजीव कैसे बोल सकती हो कि यहाँ पर सजीव है? जैसे मैं एक लिविंग हूं, मेरे सामने यहाँ पर एक चेयर रखी है, मेरे सामने एक कुर्सी रखी है, वो कुर्सी क्या है? वो नॉन लिविंग है मैम, वो निर्जीव चीज है और मैं एक सजीव चीज हूं। तो मेरी क्या क्वालिटी है जो मुझे इस कुर्सी से अलग करती हैं और जो मुझे क्या बनाती हैं? जो मुझे क्या बनाती हैं? लिविंग बनाती हैं। तो जो मेरे में और इस चेयर में डिफरेंस है वही मेरी क्वालिटी है। अब आप मुझे बता सकते हो कि लिविंग की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मैम आप में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। आप में क्या होता है? रेस्पिरेशन। मैम आप सांस लेती हैं, आप में श्वसन की प्रक्रिया होती है, जबकि चेयर में ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए लिविंग की होने की? तो पहली क्वालिटी होनी चाहिए जो सांस ले, जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो। दूसरी क्वालिटी मैम, आप खाना खाती हैं और खाना खाने की जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हैं न्यूट्रिशन, उसको आप बोलते हैं पोषण की प्रक्रिया। मैम आप दिन में 2 से 3 बारी आप खाना खाती हैं और खाना खाने में हम क्या खाते हैं? तो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, हम पोषक तत्व खाते हैं और पोषक तत्वों को इनटेक करने की प्रोसेस, ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। राइट। नेक्स्ट, आपने जो खाना खाया मैम, उस खाने का ब्रेकडाउन होता है, उस खाने का क्या होता है? वो खाना टूटता है, उसकी तोड़ फोड़ होती है आपके बॉडी में, और जो ब्रेकडाउन है फूड का, उसको आप किस प्रोसेस क्या बोलते हैं? आप उसको डाइजेशन। नेक्स्ट मैम आपकी ग्रोथ होती है, आप पहले छोटी थी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, और बड़ी हो गई, है ना? जबकि मेरे सामने चेयर रखी है, उसकी कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। आपकी ग्रोथ होती है, आपकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट मैम आप में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी जाति का निर्माण करना, अपने जैसी जाति का निर्माण करना। ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रजनन, प्रजनन की प्रक्रिया, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर पाए, अपने जैसी जाति का निर्माण कर पाए, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट मैम हम लोगों में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? उत्सर्जन। देखो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने पचाया, पचाने के बाद जब खाने का डाइजेशन हो चुका होता है तो 2 प्रोसेस होती हैं। एक साइड कुछ फूड आप अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हो, कुछ खाने का आप अवशोषण करवाते हो, और जो बाकी का फूड बचता है वो जाकर मल में, वेस्ट फूड में कन्वर्ट हो जाता है, और वेस्ट फूड को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहलाती है। तो मैंने जो आपके सामने कुछ क्वालिटी लिखी हैं, ये क्वालिटी किसकी होती हैं? ये लिविंग की हैं। सजीव कौन? सजीव किसको बोलोगे? जिसमें रेस्पिरेशन हो, श्वसन की प्रक्रिया हो, जिसमें न्यूट्रिशन, पोषण की प्रक्रिया हो, जिसमें डाइजेशन हो, और जिसमें एक्सक्रीशन हो, उत्सर्जन, जिसकी ग्रोथ हो, छोटा बड़ा और बड़ा, उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो, अपने जैसी जाति के निर्माण करने की एबिलिटी हो, क्षमता हो। ये कुछ क्वालिटी हैं। अगर ये क्वालिटी, अगर ये गुण किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास है, किसी भी जीव के पास है, तो उसको आप क्या बोलोगे? सजीव। और सजीवों के बारे में स्टडी हम साइंस की किस ब्रांच में करते हैं? हम बायोलॉजी में करते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक छोटी सी इमेज बनी होगी कि मैम क्या पढ़ाने वाली हैं। तो मैं जितना भी आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी 50-40 घंटे, तो उसमें आप क्या पढ़ोगे? आप उसमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हो? लिविंग्स के बारे में पढ़ने वाले हो, सजीवों के बारे में पढ़ने वाले हो। एक आपके माइंड में थॉट आ गया कि हमें क्या पढ़ना है? हमें लिविंग्स के कैरेक्टर पढ़ने हैं कि भाई आप लिविंग किसी को बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपके 2 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन बना यहां से इस स्लाइड से कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस ने। किस ईयर में दिया था? इन 1802। अब नेक्स्ट बात यहां से क्या आती है? नेक्स्ट बात आती है कि मैम इस बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती हैं? इस जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं? जैसे आप फिजिक्स में फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसे ही बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं? मैं आपको बता दूं, जो आपका बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ट्रिकोलॉजी, है ना? बहुत सारी ब्रांचेस होती है। मायोलॉजी, माइकोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बट मेन जो मैं बताऊं तो 2 ब्रांच आती हैं।
हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए हमें मेनली 2 ब्रांच पढ़नी है, बट एक और आजकल नई ब्रांच ऐड कर दी है, उससे भी क्वेश्चंस ज्यादा आने लग गए हैं, तो हमें वो भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, देखिए जरा कौन कौन सी ब्रांचेस आप बताओगे। जो बायोलॉजी है उसमें हमें कंपटीशन एग्जाम के लिए मेनली 3 मेजर ब्रांचेस पढ़नी है। जीव विज्ञान की आपको 3 ब्रांचेस पढ़नी है। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती है जूलॉजी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड आपको ध्यान से सुनना है। हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। देखिए जरा, जू का मतलब होता है एनिमल्स, जानवर। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। तो वो ब्रांच, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हो, जिसमें आप जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हो, उसको क्या कहते हैं हम? जूलॉजी। यहां पर हमें मेनली क्या पढ़ना है आप बताओगे? यहां पर मेनली हमें ह्यूमंस के बारे में स्टडी करनी है। टू स्टडी अबाउट ह्यूमंस। ह्यूमंस का मतलब है मनुष्य जाति। यहां पर हम कौन सी जाति के बारे में अध्ययन करेंगे? मनुष्य जाति। या टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, और एनिमल्स में मेनली कौन पढ़ेंगे आप? ह्यूमंस पढ़ेंगे। अब बात आती है कि मैम आपने ह्यूमंस को एनिमल में क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक जो किंगडम है, हमारे मेजर जो किंगडम है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, तो हमारा जो मेजर किंगडम है वो एनिमल है। वो बात अलग है कि आगे चलकर हमारा जो फाइलम है वो मैमल्स बन जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि पहली ब्रांच हमें क्या पढ़नी है? जूलॉजी। और जूलॉजी में मेनली हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें यहां पर ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। टू स्टडी अबाउट एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। जंतुओं या प्राणियों के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहलाता है। राइट। दूसरा आपको यहां पर पढ़ना है बोटनी। बोटनी को हिंदी में बोलते हैं आप वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, राइट। वनस्पति आपको नाम से ही क्लियर है, वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, है ना। तो टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है। अब मैम पेड़ पौधों के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं? चलो ह्यूमंस का तो पता लग गया कि हम लोग लिविंग्स होते हैं। क्या प्लांट्स भी लिविंग है? क्या पेड़ पौधे भी सजीव हैं? तो यस, प्लांट भी लिविंग होते हैं। क्यों होते हैं प्लांट लिविंग? जरा मेरी पिछली स्लाइड पे आइए। मैंने क्या बताया कि लिविंग किसको बोलोगे आप? मैम लिविंग हम किसको बोलेंगे? जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो। यस, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। आप जानते होंगे प्लांट दिन में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन में छोड़ते कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो CO2 और ऑक्सीजन, CO2 को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, यही तो मैकेनिज्म, यही प्रोसेस तो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। तो मैम प्लांट में भी रेस्पिरेशन है, प्लांट में भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। प्लांट भी अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो प्लांट में भी ये हो गया। प्लांट में डाइजेशन तो नहीं होता, प्लांट की भी ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा एक प्लांट छोटा बड़ा 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 और बड़ा, तो प्लांट में भी ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट, प्लांट में भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। प्लांट का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो उसका फ्लावर होता है, वो उसका पुष्प होता है। फूल के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, प्लांट के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। यस, आपने देखा होगा जो प्लांट है, कुछ प्लांट से हमें लैटेक्स मिलता है जिससे आप रबड़ बनाते हैं। कुछ प्लांट से हमें गोंद मिलता है जिससे वैक्सिंग वगैरह, वैक्स वगैरह बनाई जाती है ना। और कुछ प्लांट की पत्तियों से, लीफ से सुबह सुबह पानी गिर रहा होता है, आपने देखा होगा। तो ये सारे के सारे, पानी हो गया, लैटेक्स हो गया, रबड़ जिसे बनता है, और गोंद हो गया, ये सब क्या होते? प्लांट के एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स होते हैं। और एक्सक्रीटरी कंपाउंड को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि प्लांट में ये प्रोसेस भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका मतलब मैम प्लांट्स भी क्या है? लिविंग। इसीलिए तो हमें प्लांट भी यहां पर पढ़ने हैं। और बायो की वो ब्रांच जिसमें आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करोगे, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करोगे, उसको आप क्या बोलोगे? उसको हम बॉटनी बोलेंगे, उसको हम वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तीसरी ब्रांच कौन सी आती है जो आजकल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा पार्ट बन गया है? ये दोनों तो पढ़नी ही पढ़नी है आपको, बट साथ में एक और पढ़नी है। कौन सी?
आप बताओगे माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी पढ़नी है हमें? माइक्रोबायोलॉजी। हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया हो गए, जैसे वायरस हो गए, जैसे प्रोटोजोआ हो गए। इतने छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको आप नेक्ड आई से देख ना पाओ, जिसको देखने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। प्लांट के बारे में स्टडी करना बॉटनी। एनिमल्स के बारे में या ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना जूलॉजी। तो आपको ये तीनों ब्रांच वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तीनों ही डिटेल में आपको पढ़नी होती हैं। राइट अब यहां से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? इन तीनों चीज से और क्या क्वेश्चंस बनते हैं? यहां से इसके अलावा क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि जो आपका जूलॉजी है उसका फादर कौन है? जैसे आपने पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री के फादर एंटोनी लेवोजियर हैं, है ना? तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के कौन है? वनस्पति विज्ञान के कौन है? माइक्रोब सूक्ष्म जीवों वाले का फादर किसको कहा जाता है? ठीक है, चलो तो पहला आता है हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। आप यहां पर अगर फादर की मतलब है जनक, मतलब जिन्होंने मेन काम किया होगा इन ब्रांचेस में, आप लिखेंगे यहां पर अरिस्टोटल। आप क्या लिखेंगे? अरिस्टोटल। और हिंदी में आप लिखेंगे अरस्तु। आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी या प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कौन है, आप क्या बोलेंगे? अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ क्या बोलते हैं? जूलॉजी। हिंदी में अरस्तु लिखा जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि मैम हमने अरिस्टोटल जी को ही फादर ऑफ जूलॉजी क्यों बोला? कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा काम किया होगा। तो क्या काम किया? देखिएगा क्या काम किया। वाई फादर वाई नॉट मदर। हीरा कुमार आपने आज तो कमेंट कर दिया, अगर अगली बार कमेंट किया तो मैं यहां से आपका नंबर ब्लॉक करवा दूंगी। मैंने कहा था अगर फालतू कमेंट दिखेगा तो यहां से आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसमें टीचर का फॉल्ट निकालें चाहे कुछ भी। आप यहाँ पर पूछ रहे हैं वाई फादर, फादर ही क्यों होते हैं, मदर क्यों नहीं होती? भाई जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया जिस ब्रांच में, वो मेल होगा तो मेल फादर होगा और फीमेल होगा तो फीमेल होगा। तो प्लीज ऐसी बातें ना करें तो अच्छा है। मैंने कहा था यहाँ पर कुछ नॉनसेंस बच्चे आए हैं और हमेशा हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा सारे टीचर्स को, वरना यहाँ पर आपका भी टाइम खराब होगा और हमारा भी होगा। ठीक है, तो हीरा कुमार मेरी आपको ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग थी। आप अगर जेन्युइन कमेंट पूछेंगे बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलो देखो अब अरिस्टोटल जी को क्यों बोला आपने फादर? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। अब इस पुस्तक का आपसे नाम पूछा जाएगा, है ना? क्या नाम पूछा जाएगा? देखिएगा, इस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, इसका नाम क्या है? आप बताएंगे द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। देखो एनिमेलिया, एनिमेलिया किससे रिलेटेड है? एनिमल से। इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी और उस बुक में क्या बताया? उस बुक में इन्होंने जितने भी एनिमल्स हैं उनकी फिजियोलॉजी पे स्टडी की, उनकी संरचनाओं के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में स्टडी की, उनके कैरेक्टर लिखे। कौन सी बुक में? आप बताओगे द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इसलिए हम अरिस्टोटल जी को क्या बोलते हैं? आप बताओगे फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट यहां पर आया फादर ऑफ बॉटनी कौन है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इनफैक्ट सीपीओ का भी क्वेश्चन है फादर ऑफ बॉटनी। आप बताएंगे फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस इज द फादर ऑफ बॉटनी। अब मैम इन्होंने भी कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे? फादर ऑफ बॉटनी बोला। क्या काम किया? इन्होंने भी एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? आप बताओगे द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्योंकि ये कौन सी ब्रांच है? प्लांट्स वाली ब्रांच है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम हिंदी में क्यों नहीं लिख रही?
क्योंकि ये जो टर्म्स हैं वो एज इट इज आपको इंग्लिश में ही लिखे हुए मिलेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इन्होंने द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया बुक लिखी और एनिमल्स की फिजियोलॉजी पे काम किया और उनके कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया इस बुक में, तो हमने इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोला। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टिस। इन्होंने भी एक बुक लिखी, कौन सी? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, क्योंकि ये ब्रांच कौन सी है? बॉटनी वाली ब्रांच है। और इन्होंने क्या बताया इसके अंदर? इन्होंने अलग अलग प्लांट की मॉर्फोलॉजी, देखो एक टर्म मैंने बोला फिजियोलॉजी, है ना, एक मैंने बोला मॉर्फोलॉजी। जब हम ह्यूमन बीइंग्स के केस में, अगर हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, उनके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके ऑर्गन्स के फंक्शंस पढ़ते हैं, या उन ऑर्गन्स में क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, तो उसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। बट अगर प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं आकारिकी। प्लांट का आकार कैसे बना है, प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से भाग हैं, उनका काम क्या है, राइट। तो आप बताएंगे कि इन्होंने प्लांट मॉर्फोलॉजी पे काम किया, किन्होंने? तो थियोफ्रेस्टिस जी ने। इसीलिए हमने थियोफ्रेस्टिस जी को क्या बोल दिया? फादर ऑफ बॉटनी। अब नेक्स्ट आता है मैम, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? आप बताएंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, एक ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पे बहुत सारा काम किया था। अब मैम ये क्या काम किया था? ये क्या काम किया था? तो इन्होंने क्या किया था? माइक्रोब्स की खोज की थी। जो पहला बैक्टीरिया था ना, पहला जीवाणु, उसकी खोज भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो इनको जो फादर बोला था वो किस लिए बोला? फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स। तो आप लिखोगे फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स। जितने भी माइक्रोब्स हैं, मतलब इन्होंने बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म जीवों की खोज के लिए, सूक्ष्म जीवों की खोज की थी इन्होंने। और मेनली मैं बताऊं तो किसकी खोज? तो आप बताओगे यहां पर कि फर्स्ट बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जो पहला बैक्टीरिया था उसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक जी ने की थी। प्रथम जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। इसीलिए हमने ल्यूवेनहॉक जी को क्या बोला? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रोब्स हैं, और माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि हमें कंपटीशन एग्जाम में 3 ब्रांचेस पढ़नी है, मैम जूलॉजी, दूसरा मैम बॉटनी, तीसरा मैम माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ेंगे, इन बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कुछ वायरस के बारे में पढ़ेंगे, इन वायरस कौन कौन सी डिजीज कर सकते हैं, है ना। और बॉटनी में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, प्लांट में भी डिजीज होती हैं, प्लांट में भी रोग होते हैं, है ना। और ऐसे ही आपके प्लांट के मॉर्फोलॉजी, रूट के बारे में पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ये आप किस में पढ़ोगे? बॉटनी में। जूलॉजी में क्या पढ़ोगे? तो जूलॉजी में आप जानते हैं हम मेनली पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमन के क्या क्या कैरेक्टर हैं, ह्यूमन के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनका काम क्या है, उन ऑर्गन्स में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कैसे हमारा मैकेनिज्म काम करता है, कैसे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम काम करता है, ये सब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जूलॉजी। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप अगर वनडे कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको ये मान के चलो 70% में आपको जूलॉजी पढ़ना है। सबसे ज्यादा वेटेज जूलॉजी का रहता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ही जूलॉजी से आते हैं। और 20% में मैं बात करूं तो बॉटनी पढ़ना है, और 10% में आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। तो मैं आपको पहले जूलॉजी पढ़ाऊंगी, और जूलॉजी के बाद मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगी, देन मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगी। आपको इतनी बात क्लियर होगी कि हमें क्या पढ़ना है? एनिमल्स, ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, प्लांट के बारे में पढ़ना है, और बैक्टीरिया, वायरस के बारे में पढ़ना है। अब जरा मुझे एक बात बताइए आप कि इन तीनों में से सबसे बड़ी ब्रांच कौन सी है? जूलॉजी। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम
किसने किया यहां पर? एरिस्टोटल जी ने किया। एरिस्टोटल जी ने क्या किया? बहुत सारा अलग अलग ह्यूमंस की फिजियोलॉजी पे स्टडी की, इसीलिए आप एरिस्टोटल जी को क्या बोलते हो? फादर ऑफ जूलॉजी तो बोलते ही हो, और एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? आप बताओगे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का मतलब अरस्तु। अरस्तु को आप जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के फादर मानते हो, दोनों के जनक माना जाता है, राइट? ये याद हो गया? बता देंगे कितने क्वेश्चन बने? एक बार रिपीट करूं मैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। बायोलॉजी टर्म किसने दिया? लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस ने। उसके बाद बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांच पढ़नी है हमें। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। कौन सी बुक लिखी? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टिस। कौन सी बुक लिखी? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। नेक्स्ट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या काम किया था? माइक्रोब्स की खोज। कौन से माइक्रोब की? सबसे पहले बैक्टीरिया की। पहला बैक्टीरिया किसने खोजा था? तो आप याद रखेंगे ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। जबकि जो वायरस है वो इवोनवस्की ने खोजा था। वो आगे की बात है, छोड़ो। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। अब आपको एक बात बताऊं मैं, अब हमें पढ़ना क्या है? पहले मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी जूलॉजी। याद रखिएगा, पहले हम जूलॉजी पढ़ेंगे क्योंकि जूलॉजी का वेटेज हर एग्जाम में ज्यादा आता है। पहले हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान, या आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं प्राणी विज्ञान। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसने जंतुओं के बारे में या प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब मैम इस जूलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस कैसे बनता है, हमें क्या क्या सिलेबस में हमें क्या चैप्टर कैसे क्या पढ़ना है, मैं आपको मेन सिलेबस के नाम लिखवाती हूँ, चैप्टर के नाम लिखवाती हूँ कि हमें ये पढ़ने हैं और कैसे सिलेबस बनता है वो सुनिए जरा ध्यान से। आप सब पढ़ते आ रहे होंगे, हम यहाँ पर बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और आप स्कूल से एक लाइन पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। ठीक है, कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है, या कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, है ना। अब आज इस लाइन का आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्यों बोलते हैं हम सेल को बेसिक यूनिट। आप सबने पढ़ा होगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है। देखो इसके रीजन कितने सारे हैं। सेल को आपने बेसिक यूनिट क्यों बोला? देखो हमारे बॉडी में जब हमारा शरीर बना तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई थी वो क्या बनी थी? हमारी सेल बनी थी। हमारे बॉडी में सबसे पहले जो छोटी सी यूनिट बनी थी ना, वो क्या बनी थी? वो सेल बनी थी। सबसे पहले एक सिंगल सेल बना था, एक सेल बना सबसे पहले। ऐसे जब हमारा निर्माण हो रहा था, जब हम वोम्ब में थे, गर्भाशय में थे हम मम्मी के, और जब हमारा निर्माण होना स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले एक सेल बना, एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर दिखा, सेल बना एक। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये सेल जो है ये बन गया, सिंगल सेल बना यहाँ पे। और साइंस में इस सिंगल सेल को नाम क्या दिया जाता है? इस सिंगल सेल को नाम दिया जाता है जाइगोट। एक सेल बनी और एक सेल की स्ट्रक्चर को आप नाम दोगे जाइगोट बना मैम, युग्मनज बना। क्या बना? युग्मनज बना। अब ये सिंगल सेल बना। अब क्या होगा? ये सेल थोड़े टाइम के बाद डिवाइड होना स्टार्ट कर देगी, ये सेल विभाजित होना स्टार्ट कर देगी। एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। जिस प्रोसेस के द्वारा ये सेल डिवाइड होती है उसको सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन बोलते हैं। ठीक है, और ये सेल अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बना देती हैं। और जब ये बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती है, एक सेल्स का ग्रुप बन जाता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। क्या बन जाता है? टिश्यूज बन जाते हैं, उत्तक बन जाते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यूज फॉर्म हो जाते हैं, टिश्यू किससे बनेंगे? सेल से। ठीक है, और जब सेल से बहुत सारे टिश्यूज बन गए हैं तो आप समझ सकते हाँ, तो आप क्या करेंगे कि बहुत सारे सेल्स बनी, उनका ग्रुप बन गया, तो एक बहुत सारे टिश्यूज बन गए। जब बहुत सारे टिश्यूज का ग्रुप बनता है तो एक तरफ एक जैसे टिश्यू, दूसरे तरफ दूसरे जैसे टिश्यू, तीसरी तरफ तीसरे जैसे टिश्यू जाते हैं। और जब ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता
तो जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़ जाते हैं तो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? आप बताओगे कि वहां पर ऑर्गन बन गए, वहां पर अंग बन गए। ऑर्गन जैसे आपका हाथ, कान, पैर, लीवर, पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर, ब्रेन, बहुत सारे ऑर्गन्स। और ये जो बहुत सारे ऑर्गन्स बने हैं तो एक ऑर्गन्स का ग्रुप, भाई सेल्स का ग्रुप बना तो क्या बना मैम? टिश्यू बना। और टिश्यू का ग्रुप क्या बना? ऑर्गन। अब ऐसे ऑर्गन जिनमें एक जैसा काम होता हो, और कुछ ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में एक जैसा काम होता है, तो उन ऑर्गन्स का एक ग्रुप बन गया, और उन ऑर्गन्स के ग्रुप को आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो ऑर्गन सिस्टम। आपने क्या बोला? ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बोला। सिस्टम किससे बनता है? बहुत सारे ऑर्गन से। कैसे मैम? हम नहीं समझे, आपको ये एग्जांपल दो। देखो, जैसे आपने खाना कहाँ खाया? माउथ में, मुंह में खाया। खाने के बाद खाना हमारा माउथ के बाद कहाँ जाता है? हमारे फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप से हमारा फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, पेट में। स्टमक के बाद कहाँ जाता है? तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो कितने सारे ग्रुप हो गए, कितने सारे ऑर्गन्स हो गए, और इन ऑर्गन्स में एक ही प्रोसेस होता है, वो कौन सा होता है? डाइजेशन। तो मैम ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप जहां पर सेम प्रोसेस हो, उस ग्रुप को आप सिस्टम नाम देते हैं। तो आपने यहां पर ऑर्गन सिस्टम बोल दिया। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम, जैसे स्केलेटल सिस्टम, जैसे मस्कुलर सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। इतने सारे सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो जब सिस्टम मिलते हैं तो अल्टीमेटली हमारा एक बॉडी का निर्माण हो जाता है, हमारा एक शरीर बन जाता है। जरा बताइए ये बॉडी कहाँ से बना है? मैम ये सेल से बना है। अगर मैम सेल नहीं होती टिश्यू नहीं बनते, टिश्यू नहीं होते ऑर्गन नहीं बनते, ऑर्गन नहीं होते ऑर्गन सिस्टम फॉर्म नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता हमारा बॉडी नहीं बनता। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप घर बनाओगे, घर बनाने के लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो मैम सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ईंट चाहिए, हमें ब्रिक्स चाहिए, ईंट चाहिए। और हमारे बॉडी की ईंट कौन है? सेल। जब बहुत सारी ईंट जुड़ती है एक दीवार बन जाती है। यहां पर दीवार क्या है? टिश्यू। जब बहुत सारी दीवार बनती है एक कमरा बन जाता है, एक रूम बन जाता है। यहां पर रूम क्या है? ऑर्गन। जब बहुत सारे कमरे बनते हैं तो हमारा घर बन जाता है, और ऐसे ही बहुत सारे कमरे जुड़ेंगे, जैसे लिविंग हॉल हो गया आपका, डाइनिंग हॉल हो गया, है ना। तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर एक बॉडी, और वैसे आपका एक घर बन जाता है। अल्टीमेटली वो घर किससे बना है? ईंट से। ईंट यानी पत्थर, जो भी ईंट पत्थर जो भी आप बोले। और यहाँ पर हमारा बॉडी किससे बना? सेल से। तो आपको पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं हम? मैम नर्वस सिस्टम बॉडी में कहाँ होता है? बेटा जो हमारा दिमाग, ब्रेन, और हमारा जो पीछे ये स्पाइनल कोड है, इन दोनों को मिलाकर आप नर्वस सिस्टम का नाम देते हो, राइट। तंत्रिका तंत्र बोलते हो। नर्वस सिस्टम का मतलब है टू स्टडी अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मेरू रज्जु और मस्तिष्क के बारे में पढ़ना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? आप बताओगे कि नर्वस सिस्टम कहलाता है, राइट। चलो, तो अब मैंने ये क्यों बताया यहाँ पे? क्योंकि इसमें आपका पूरा का पूरा जूलॉजी का सिलेबस है। ये जो मैंने आपको लिखा है ना, यही आपका सिलेबस है, ये मान लो आप। देखो क्या पढ़ना है आपको। मैंने बोला कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाचन तंत्र, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज आ गई कि मैम आज खाना कैसे पचता है वो बताएंगी। कौन कौन से ऑर्गन, माउथ हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया, आपका फूड पाइप हो गया, है ना। और उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मैम ये पढ़ाने वाले हैं। तो पहला सिस्टम कंप्लीट। ये सिस्टम हमें किस में पढ़ने हैं? तो हमारा एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है जूलॉजी का, जिसको आप बोलते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, और हिंदी में बोलते हैं मानव संरचना। तो हम सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जूलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें सारे के सारे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करनी है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन, लंग्स, किडनी, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हमारा पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो, एक चैप्टर हो गया आपका सेल, एक हो गया टिश्यू, फिर ये ऑर्गन सिस्टम में पढ़ोगे। इन सिस्टम में
इन सिस्टम में आप बताओगे इन सिस्टम में कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, तो अब बीमारियों वाला चैप्टर हो गया। ये सिस्टम कैसे काम करते हैं, जब उनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी किससे मिलेगी, न्यूट्रिएंट से मिलेगी, ठीक है, तो आप ये सब याद रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहला चैप्टर, यहां पर आप मेरे से आगे मत चलो, सब पढ़ाऊंगी मैं। पहला बैक्टीरिया कौन सा था, मैम टिश्यू क्या होता है, सब पढ़ाऊंगी। रुक जाओ यार, रुक जाओ। चलो, तो सबसे पहला आपका यहां पर जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। और हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि मानव की संरचना में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें यहां पर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है इसके अंदर, हमें ऑर्गन सिस्टम पढ़ने हैं। जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूं, आप टीचर से आगे ना चले, एक क्लास में ही सारा ज्ञान लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ाऊंगी। पहला सेल किसने खोजा, सब पढ़ाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मन में डाउट हो, टीचर के मन में नहीं होगा क्या? रुक जाइए थोड़ा। एक बच्चा पूछ रहा है मैम सुमन मैम का इंग्लिश बैच, बेटा मैं टेलीकॉलर नहीं हूं, मैं यहाँ पर इंक्वायरी देने नहीं आई हूँ। आप इंक्वायरी नंबर पे काम कीजिए, फोन कीजिए, उनसे पूछिए। यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, तो प्लीज थोड़ा सा आराम से सिर्फ पढ़ाई की बातें करें यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब एक बच्चा पूछ रहा है मैम मैं लाइव हूँ क्या? अरे मैंने कहा अगर आप मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, इसका मतलब आप लाइव हैं, ठीक है। मैं सारे श्रेयांश, मैं सारे आपके सेल के डाउट लूंगी, बट जब मैं साइटोलॉजी पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। मैम फिजिक्स कब होगा? आज आपका फर्स्ट डे, फर्स्ट बायोलॉजी का क्लास है, आप पूछ रहे हैं फिजिक्स कब होगा? अरे यार रुक तो जाओ, तुम लोग ऐसे कैसे बातें कर रहे हो यार। कमेंट सेक्शन में ऑफ करवा दूंगी अगर ऐसी बातें करेंगे तो। थोड़ा आराम से रहिए, फिर बोलते हैं मैम को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आएगा ही आएगा, ऐसी बातें करेंगे। जाइगोट क्या होता है, आपने अगर सुना होता है, सिंगल सेल को आप जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। चलो देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है हमें, और इसमें हमें क्या पढ़ने हैं, इसमें हमें ऑर्गन सिस्टम पढ़ने हैं, अंग तंत्र पढ़ने हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं, हमें कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं। देखिए जरा, मैम व्हाट इज द बोन मैरो। अरे रुक जाओ यार, कितने डाउट पूछ रहे हो तुम, रुक जाओ, ये डाउट क्लास नहीं है, दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी। धीरे धीरे आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो देखिए आपको कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं यहां पर। चलो, किस कलर से लिखे हम, पिंक से तो नहीं लिखते, रेड से लिखते हैं थोड़ा ना। चलो, सबसे पहला आपका सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको नाम बोलेंगे हम परिसंचरण तंत्र। मैं फिर से बोल रही हूं, परी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। संचरण का मतलब घूमने वाला। तंत्र का मतलब, तंत्र किससे बनते हैं, ऑर्गन से। तो कहने का मतलब मैम हमें यहां पर वो ऑर्गन्स पढ़ने हैं जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन परिसंचरण में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैम हमें यहां पर कौन कौन से ऑर्गन पढ़ने हैं, जरा लिखिएगा। आपको इसके सामने 3 ऑर्गन की स्टडी करनी है। पहला ऑर्गन आप यहां पर पढ़ेंगे ब्लड। क्या मैम ब्लड ऑर्गन है? ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन। रुधिर एक तरल संयोजी अंग है, अंग नहीं है बट वो अंग की तरह काम करता है। तो यहां पर आप पहला पढ़ेंगे ब्लड, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में रुधिर बोलो या रक्त बोलो या खून बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। चलो, दूसरा कौन सा, दूसरा आप बोलेंगे यहां पर ब्लड के बाद आप पढ़ेंगे यहां पर हार्ट। हमें हमारे हार्ट के बारे में पढ़ना है, हृदय के बारे में पढ़ना है। आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में एक हार्ट होता है जिसके अंदर 4 चैम्बर 4 कोष्ठक होते हैं। कैसे हार्ट काम करता है, कैसे पंपिंग करता है, कैसे हार्ट बीट बनती है, कैसे हार्ट साउंड बनती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें सारी बातें पढ़नी है। फिर हार्ट के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन क्या होता है, वाल्व क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो, तीसरा आप यहां पर पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, ब्लड वेसल्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं। मैम ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, देखिए जरा ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। अब अपने हाथ पे चेक कीजिए, आपको ऐसे ग्रीन कलर की पाइप्स विजिबल हो रही होंगी, ग्रीन कलर की ऐसे छोटी छोटी डक्ट दिख रही होंगी, नली दिख रही होंगी। वो पतली पतली पाइप जो हमारे बॉडी में ब्लड को ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसफर करती हैं, दैट आर नोन एज ब्लड
वो पतली पतली पाइप, वो पतली पतली पाइप, वो पतली पतली नली जो हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज, हमारे ऊतकों तक खून को सर्कुलेट करती हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो पैक है। पैक किसके अंदर पैक है मैम? वो पतली पतली नलियों के अंदर पैक है। देखिए ऐसे आपकी पतली सी एक नली है, ऐसे इस नली के अंदर ऐसे खून जा रहा है, तो इन नलियों को ही आप क्या बोलते हो? ब्लड वेसल्स। तो पहला सिस्टम जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या पढ़ना है? ये 3 ऑर्गन्स पढ़ने हैं। आइए जरा दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? दूसरे चैप्टर का यहां पर नाम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो सिस्टम जो क्या काम करवाता है? रेस्पिरेशन करवाता है। हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। जरा बताइएगा, सांस आप कहां से लेते हो? मैम नोज से, नाक से। मतलब एयर कहां से लेते हो? आपकी एयर एंटर कहां से करती है? नोज से। उसके बाद आपकी एयर कहां जाती है? हमारी विंड पाइप में जाती है। देन एयर कहां जाता है मैम? तो हमारे लंग्स में जाता है। तो ये तीनों को तीनों ऑर्गन किस में पढ़ेंगे हम? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। बट मेन हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? देखो क्वेश्चन बन रहा है आपका यहां से, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर का सबसे मुख्य श्वसनीय अंग कौन सा होता है? आप इसके आगे लिखोगे हमें यहां पर लंग्स पढ़ने हैं, हमें यहां पर हमें यहां पर फेफड़ों के बारे में पढ़ना है। आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। लंग्स का काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। कैसे? एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है प्यूरिफिकेशन। दोनों अलग अलग है, सब समझ में आएगा। ठीक है, लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा, या आप हिंदी में इसको फुफ्फुस भी बोलेंगे। तो कैसे हमारे लंग्स काम करते हैं, कैसे एयर आती है, उस एयर में से कैसे ऑक्सीजन जाता है, कैसे हमारे लंग्स हार्ट तक लेकर जाते हैं इम्प्योर ब्लड को, है ना? तो सॉरी, जो आपका हार्ट है वो कैसे इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास ट्रांसफर करता है, तो कैसे हमारा लंग्स काम करते हैं। ठीक है, चलो मैम, दूसरा सिस्टम हो गया। तीसरा सिस्टम यहां पर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? उत्सर्जन तंत्र। कौन सा सिस्टम? उत्सर्जन तंत्र। आपको एक नाम का समझ में, उत्सर्जन का मतलब समझ में आ रहा? उत्सर्जन क्या होता है? एक्सक्रीशन। मैंने अभी आपको एक सिस्टम, एक सेंटेंस बोला था, आपने खाना खाया। यस मैम, खाया। खाना क्यों खाते हैं हम? जिंदा रहने के लिए खाते हैं खाना, है ना? क्योंकि अगर खाना नहीं खाएंगे हमारी सेल्स काम नहीं करेंगे, मर जाएंगे हम, है ना? तो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद उस खाने का पाचन होता है, उस खाने का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद 2 प्रोसेस होती हैं। एक प्रोसेस में क्या होगा? आपका जो अच्छा खाना है वो स्टोर हो जाता है, वो आपकी सेल्स कंज्यूम कर लेती हैं, और दूसरी साइड जो आपका खाना है, डाइजेस्टेड फूड, वो वेस्ट फूड में बदल जाता है और खराब खाना बन जाता है। और वेस्ट फूड को एक्सक्रीट आउट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? एक्सक्रीशन कहते हैं। और मेन हमारा जो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? किडनी। तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? किडनी। किडनी को हिंदी में बोलते हैं आप वृक्क, वृक्क बोलते हैं। आप सब जानते होंगे 2 किडनी होती हैं, है ना? और किडनीज का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, खून को छानना। अब ये क्या होते हैं आगे सब बताएंगे हम आपको। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, पंपिंग का मतलब क्या है, प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है, वो सारी बात की बात है। अभी हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आप पढ़ते तो बहुत है पर जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको कुछ याद ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलो 3 सिस्टम पढ़ लिए, चौथा सिस्टम आइए जरा, चौथा हम कौन सा पढ़ेंगे? चौथा आप लिखेंगे यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। और हिंदी में आप इसको बोलोगे पाचन तंत्र। नाम से क्लियर है, वो सिस्टम, वो एक ऑर्गन्स का ग्रुप जो डाइजेशन करवाता हो। जैसे माउथ, आपका फूड पाइप, आपका स्टमक, आपका छोटी आंत, आपके बड़ी आंत, ये सारे ऑर्गन्स हम कहां पर पढ़ेंगे? कहां पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है और खत्म कहां होता है? तो एनस पे। तो माउथ टू एनस आपको पूरा प्रोसेस पढ़ना है। माउथ का मतलब मुख या मुंह है, एनस का मतलब गुद्दा। तो आपको ये पूरी प्रोसेस पढ़नी है, राइट? चलो नेक्स्ट आइए जरा 5 नंबर। 5 नंबर पे आपको कौन सा सिस्टम पढ़ना है? आपको पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे आप? कंकाल तंत्र। कौन सा सिस्टम? कंकाल
क्लास है उसकी? तो बोलिए मैम ने साहब बोला कमेंट अभी नहीं। ये कौन बच्चा है जो फोन कर रहा है हमारे मैनेजमेंट को कि मैम रिप्लाई नहीं कर रही है कमेंट का? मैं आपको बता देती हूँ, कमेंट का रिप्लाई मैं सिर्फ लास्ट के 15 मिनट्स में करूंगी। हमारे मैनेजमेंट को फोन करके परेशान करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा यहाँ से। कौन था ये? कुमार अब्बास मैं बता रही हूँ आपको, लास्ट वार्निंग है। अगर आपने हमारे मैनेजमेंट को परेशान किया ये बात करने के लिए कि मैम ने कमेंट रिप्लाई नहीं किया, कमेंट रिप्लाई आपका अकेलों का नहीं आ रहा है, कम से कम यहाँ पर हजारों कमेंट आ रहे हैं। अगर मैं कमेंट रिप्लाई करने लग गई आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा, राइट? तो प्लीज, आप एक तो फालतू यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद आप हमारे मैनेजमेंट को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैथ्स की क्लास नहीं चल रही क्या? मैथ्स की क्लास ऑफ कहाँ है? मैथ्स की क्लास चल रही है वीरेंद्र, ट्रिग्नोमेट्री में क्लास चल रही है, आप वहां पर जाकर देखिएगा, ठीक है? तो कोई बच्चा मैनेजमेंट को परेशान नहीं करेगा ये सब बातें करने के लिए। चलो देखिए, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, कंकाल वो कंकाल, वो हड्डियां पढ़नी है यहाँ पर, जो अरेंजमेंट्स है हड्डियों का उसके बारे में पढ़ना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर हमें बोन्स के बारे में पढ़ना है। बोन्स अस्थियां या हड्डियां बोल सकते हैं आप हिंदी में। कितनी बोन्स होती हैं, आपकी स्कल में कितनी बोन है, आपके गले में कितनी बोन है, आपके कान में कितनी बोन्स हैं, ये सब आपको पढ़नी है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सिस्टम है आपका मस्क्यूलर सिस्टम। आप ये बिल्कुल अपनी सोच मत बनाइए कि आप ऐसे ही मजे लेने के लिए आपने बैच परचेस कर लिया है, क्योंकि हो सकता है आप मजे ले सकते हैं बट जो बाकी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है ये क्लास। तो प्लीज आप फालतू का यहाँ पर कमेंट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें अपना मजे लेने के लिए। दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप मूवी देखिए, बाहर घूम के आइए, वो भी आप, उससे भी आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने एंटरटेनमेंट करने के लिए क्लास ली है तो मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप ये क्लासेस छोड़ दीजिए, ठीक है? चलो, मुझे पता है क्या डाउट आ सकता है, कब आ सकता है, क्या आ सकता है। एक बार आप पढ़ाने तो दो, हजारों बच्चों के अगर मैं कमेंट करने लग गई तो जरा सोचिए, डाउट क्लास नहीं बन जाएगी, फिर कंटेंट क्या मिलेगा आपको? और आप इस बात के लिए मैनेजमेंट को फोन करेंगे कि मैम कमेंट रिप्लाई नहीं कर रही। मैनेजमेंट आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, मैं नहीं करूंगी, मैनेजमेंट कर देगा, ठीक है? चलो तो छठा यहां पर सिस्टम कौन सा है? 6 नंबर पे सिस्टम कौन सा आता है? 6 नंबर पे यहां पे सिस्टम आता है मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम, हिंदी में इसको बोलेंगे आप मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र कौन सा सिस्टम? मस्क्यूलर सिस्टम। हमें इसमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें मसल्स के बारे में पढ़ना है, हमें मांसपेशियों के बारे में पढ़ना है। कितनी मांसपेशियां होती हैं, कौन सी छोटी, कौन सी बड़ी, कौन सी स्ट्रॉन्ग, कौन सी वीक, ऐसे बहुत सारी मसल्स पढ़नी है हमें, ठीक है? नेक्स्ट सिस्टम पे आइएगा आप। नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम। एक बच्चा पूछ रहा था मैम नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? तो देखो, अगर आप वहां पर कमेंट नहीं करते तो आपको अब रिप्लाई मिल जाता। नर्वस सिस्टम में आप पढ़ेंगे किसके बारे में? आप पढ़ेंगे यहाँ पर, हिंदी में इसको बोलेंगे तंत्रिका तंत्र। आप यहाँ पर पढ़ेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो मेन है आपका ऑर्गन वो ब्रेन ही है। कंपटीशन एग्जाम में आपको ब्रेन से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रेन तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। मुझे भूख लगी है तो मुझे भूख कौन सा मेरा ब्रेन का पार्ट फील करवा रहा है? मुझे नींद आ रही है, कौन सा मेरा ब्रेन का पार्ट मुझे नींद फील करवा रहा है? उसके बाद मैं बताऊं तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बड़ा कंपटीशन एग्जाम में, एक क्वेश्चन बार बार घूमता है हर एग्जाम में, ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से ब्रेन का कौन सा पार्ट पे प्रभाव पड़ता है? ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा छींक आ रही है, हिचकी आ रही है, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलो 8 नंबर पे सिस्टम कौन सा आया? 8 नंबर पे आपका आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो सिस्टम जो रिप्रोडक्शन के बारे में हमें बताता है। हिंदी में बोलते हैं प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, यहां पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना है, नर का प्रजनन तंत्र भी पढ़ना है और मादा प्रजनन तंत्र भी पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको पढ़ना है। ये आपके मेन चैप्टर हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ये आपको 8 सिस्टम पढ़ने हैं एक एक करके। और सिस्टम किससे
बनते हैं मैम? ऑर्गन से। तो हमारा सबसे बेसिक चैप्टर पहला कौन सा था? हमने मैम जूलॉजी स्टार्ट किया। जूलॉजी में हम किसके बारे में मैम? ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और मानव की संरचना में तो आप याद रखेंगे कि 8 सिस्टम पढ़ने हैं: सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और आप क्या बताएंगे? नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपको पूरे के पूरे 8 कंप्लीट सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगी, तब जाकर आपका एक चैप्टर खत्म होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर हम इसके बाद सेल वाला, टिश्यू वाला, डिजीज वाला, विटामिन्स वाला, कार्बोहाइड्रेट वाला, प्रोटीन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं सबसे बेसिक और सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं। पहले चैप्टर का देखो, चैप्टर का नाम तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला पार्ट हम क्या पढ़ेंगे? हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी सर्कुलेटरी सिस्टम, और हिंदी में इसको बोलेंगे आप परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परि का मतलब होता है चारों तरफ, संचरण का मतलब सर्कुलेट होने वाला। वो ऑर्गन्स का ग्रुप जो सर्कुलेशन में काम आता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलोगे सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लीज कुमार अब्बास को यहां से ब्लॉक कर दीजिए। इनका कमेंट मैं आप स्क्रीन पे नहीं देखना चाहती, ना मैं इनको बैच में देखना चाहती। तो मैनेजमेंट प्लीज कुमार अब्बास को आप यहां से ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, चलो तो आपका पहला सिस्टम कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं आप परिसंचरण तंत्र। वो एक ऑर्गन्स का ग्रुप जो सर्कुलेशन में काम आता है। और ये किस किस का बना हुआ है आप क्या बताएंगे? इसमें ब्लड पढ़ना है, इसमें हार्ट पढ़ना है, और इसमें ब्लड वेसल्स पढ़ने हैं। इसमें ब्लड वेसल्स पढ़ने हैं। मनीष धिलोन, आप एक काम कीजिए, आप पढ़िए, उसके बाद आप MCQ लगाइए, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी बात का रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ाऊंगी, जिसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ाना है, बिल्कुल पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, वो भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो अब इसमें आप पहला ऑर्गन लिखेंगे। सबसे पहला ऑर्गन आप इसमें लिखेंगे ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड को आप रुधिर बोलते हैं या आप ब्लड को रक्त बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहला आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? आप बताएंगे यहां से ब्लड पढ़ना है। अब ब्लड में हमें क्या पढ़ना है? ब्लड में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है ब्लड के कंपोनेंट्स, हमारे ब्लड में होता क्या क्या है, क्या क्या वो कंपोनेंट्स काम करते हैं, है ना, वो आपको पढ़ना है। दूसरी साइड आपको क्या पढ़ना है? ब्लड ग्रुप पढ़ने हैं। आप सब जानते हैं हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, किसी का A पॉजिटिव है, किसी का AB पॉजिटिव है, किसी का O नेगेटिव है। तो मैम ये क्या है मतलब, है ना? तो ये आपको पढ़ना है। 2 पार्ट ब्लड के पढ़ेंगे, कम से कम 6 से 7 घंटे का चैप्टर है। बट जब पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, ना स्टेट पीसीएस का, ना लोअर पीसीएस का, ना CGL का, ना CPO का, ना रेलवे का, कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन आता है कि साइंस की उस ब्रांच का नाम बताएंगे आप जिसमें आप ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। साइंस की उस ब्रांच का नाम बताइए जिसमें आप ब्लड के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। आप अगले 3 क्लास तक क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो देखिए, आप अगले 3 क्लास तक पढ़ने जा रहे हैं हिमेटोलॉजी, क्योंकि टू स्टडी अबाउट ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। रुधिर के बारे में अध्ययन करना हिमेटोलॉजी कहलाता है। देखो, जब भी आप साइंस में हिमैटिक या हिम वर्ड देखेंगे या हिमैटिन वर्ड देखेंगे, उसका मतलब क्या होता है? ब्लड। और लॉजी टर्म का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। तो टू स्टडी अबाउट ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम खून के बारे में स्टडी करते हैं डिटेल, उसको आप क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी बोलते हैं। A आएगा यहाँ पर, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर A आएगा, हिमेटोलॉजी। ठीक है, चलो हो गया। अब दूसरी बात, जो ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं आप हिमेटोलॉजिस्ट, उनको आप बोलते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट बात यहां से क्या आती है? ब्लड
ब्लड होता क्या है या ये खून क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वही सब हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला जो ब्लड है उसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। सबसे बेसिक पॉइंट है आपका कि ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर एक संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है। आपसे एग्जाम में पूछे ब्लड कैसा और टिश्यू है, आप क्या बताएंगे? कनेक्टिव टिश्यू है। अब मैम आपने ब्लड को टिश्यू क्यों बोला? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पहले सेल्स बनती हैं और जब सेल्स का ग्रुप बन जाता है तो ग्रुप, सेल्स के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो आप सब जानते होंगे हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। नंबर 1 इज आरबीसीज, नंबर 2 इज डब्ल्यूबीसीज, नंबर 3 इज पीएल। पीएल का मतलब होता है प्लेटलेट्स। तो मैम ये सेल्स हैं और सेल्स का ग्रुप ही तो क्या कहलाता है? टिश्यू। बहुत सारी कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। तो जरा बताइए ब्लड क्या हो गया? ब्लड भी एक टिश्यू हो गया। अब मैम यहां पर कनेक्टिव टर्म का मतलब क्या है? आप सब जानते हैं हमारे ब्रेन से लेकर, है ना, हमारे खोपड़ी के अंदर, इसके अंदर जब फोड़ोगे तो इसके अंदर 1.5 से 2 लीटर खून निकलेगा आपको। हमारे ब्रेन से लेकर नीचे एंकल वाला पार्ट है, सारा दिन 24 आवर हमारा ब्लड ऐसे सर्कुलेट होता रहता है ना। जैसे ब्रेन से, ब्रेन के बाद चेस्ट वाले पार्ट में आया, फिर एब्डोमिनल वाले पार्ट में आया, तो खून सारा दिन हमारे बॉडी में घूमता रहता है। तो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है। तो आपस में इस ब्लड के अंदर अगर ब्लड जा रहा है तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ब्लड के अंदर हार्मोन्स, सारी चीजें सर्कुलेट हो रही है ना। तो अब ब्लड ने क्या किया? ब्लड ने किया कि सारे के सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। लीवर, पैनक्रियास, गोल ब्लैडर, इन सबको आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसीलिए आपने बोला कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? वो टिश्यू जो ऑर्गन्स को, जो अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो आप बताएंगे ब्लड कैसा टिश्यू है? आप बताएंगे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए आप ब्लड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आएंगे? नेक्स्ट पॉइंट में बात आती है कि ब्लड इज ए सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन। ब्लड इज ए सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन। रुधिर एक परिसंचरित तरल ऑर्गन, मतलब अंग है, तरल। आप सब जानते हैं ब्लड क्या होता है? तरल पदार्थ होता है, लिक्विड है। ब्लड क्या है? लिक्विड है। और ब्लड कैसा काम करता है? सर्कुलेशन का काम करता है। और ऑर्गन क्यों बोला हमने यहां पर? साइंस कहती है जैसे आपका ब्रेन काम करता है, जैसे आपकी किडनी काम करते हैं, पैनक्रियास काम करते हैं, वैसे आपका ब्लड भी काम करता है। बट वो ऑर्गन कैसा है? लिक्विड ऑर्गन है। तो आपसे एग्जाम में पूछे ब्लड कैसा ऑर्गन है? सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन है। ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। ओके मैम, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट जो मैं लिखने वाली हूं, ब्लड को कहा जाता है मीजोडर्मल ओरिजन। मीजोडर्मल ओरिजन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रुधिर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? आप बताओगे मीजोडर्मल तरीके से हुई थी। मैम ये कैसा शब्द है? ये तो हमने पहली बार सुना। मीजोडर्मल का मतलब क्या होता है? तो इस बात की यहां पर आइए, इस स्लाइड को मैंने यहां पहुंचा दिया, एक बार छोड़ो। देखो, मीजोडर्मल, आपने एक टर्म सुना है कि मीजोडर्मल ओरिजन है। तो ये मीजोडर्मल क्या है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप बच्चे थे, बच्चे का मतलब जब आप गर्भाशय में थे, अपनी मम्मी के वोम्ब में थे, जब आप अपने मम्मी के पेट में होते हैं, गर्भाशय में होते हैं, तो आप में सबसे पहले जब ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं तो 3 लाइनिंग बनती हैं। आपके जब आप गर्भाशय में थे, वोम्ब में थे, तो आप में सबसे पहले ऐसे 3 लाइनिंग बनी, ऐसे 3 लाइनिंग बनी। सबसे इनर लाइनिंग होती है, उसको आप बोलते हो एंडोडर्म। उसको आप क्या बोलते हो? एंडोडर्म। सेम नाम हिंदी में है, एंडोडर्म। जो बीच में होती है उसको आप बोलते हो मीजोडर्म। आप क्या बोलते हो? मीजोडर्मल लेयर या मीजोडर्म। और सबसे जो आउटर होती है उसको आप बोलते हो एक्टोडर्म। एक्टोडर्म लेयर। ध्यान से सुनिएगा, जब आप वोम में थे, गर्भाशय में थे, आप में ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हुए, तो कैसे बने मैं वही आपको बता रही हूं। ठीक है,
सबसे पहले एंडोडर्म बनी, फिर बीच में मेसोडर्म बनी, सबसे आउटर में एक्टोडर्म बनी। ये जो एंडोडर्म लेयर है ना, इससे हमारे ऑलमोस्ट 90% ऑर्गन्स इसी से बनते हैं। जैसे हमारे जो लंग्स हैं वो इसी से बनते हैं। फेफड़े किससे बनते हैं? एंडोडर्म से। जैसे हमारे किडनी किससे बनते हैं? एंडोडर्म से बनते हैं। जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड, एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है। जैसे हमारा लीवर जिसको आप बोलते हो यकृत। जैसे एक और ग्रंथि होती है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। ये सब किससे बने हैं? एंडोडर्म से। ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन एंडोडर्म लेयर से होता है उनको एंडोडर्मल ऑर्गन बोलते हैं, उनको एंडोडर्मल अंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स कैसे हैं? एंडोडर्म हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो मेसोडर्म लेयर से बनते हैं उनको मेसोडर्मल ऑर्गन बोलते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? ब्लड इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन। तो ब्लड कहां से बना होगा? आप बताएंगे इस मेसोडर्म से एक तो आपका ब्लड बनता है, खून बनता है। इसके साथ साथ हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको आप कार्डियक मसल बोलते हो। हृदय की पेशियां, हृदय की मांसपेशियां किससे बनती हैं? मेसोडर्म लेयर से। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ब्लड कैसा ओरिजिन में कैसा ऑर्गन है, आप बताओगे ब्लड इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन। कार्डियक मसल्स, कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट। तो हृदय भी, हृदय की मांसपेशियां किससे बनी है? मेसोडर्म लेयर से बनी है। तो हार्ट भी कैसा हो गया? मेसोडर्मल ऑर्गन हो गया। अब आइए एक्टोडर्म में। एक्टोडर्म से क्या बनता है? हमारी लाइनिंग, आउटर लाइनिंग स्किन बनती है, हमारी त्वचा बनती है। अब आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि स्किन कैसा ऑर्गन है? एक्टोडर्म। लंग्स कैसे हैं? एंडोडर्म। ब्लड कैसा है? मेसोडर्मल। तो अब वापस आप इसी स्लाइड पे मैं इसको यहां ले आती हूं, इसको हटा देती हूं। आपको मुझे लगता है इन तीनों लाइनिंग का मतलब पता लग गया कि मैम ने क्या क्या लाइनिंग लिखी हैं। सबसे पहला मैम ने लाइनिंग लिखी कि ब्लड कैसा टिश्यू है? मैम ब्लड इज ए कैसा? कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्यों बोला? क्योंकि ग्रुप है सेल्स का। दूसरा सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन, परिसंचरित तरल अंग। नेक्स्ट मेसोडर्मल ओरिजिन, मतलब कौन सी लेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है? मेसोडर्मल लेयर से हुई है। राइट? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कुछ नहीं है। अब आपसे पूछे ब्लड कैसा ऑर्गन है, आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैम अब नेक्स्ट बातें क्या आती हैं आपके ब्लड के बारे में? नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? ये तो कुछ बातें आपको बेसिक पता लगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। नेक्स्ट पे हम क्या पढ़ते हैं? तो नेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना होना चाहिए आपके शरीर में खून, कितना होना चाहिए? क्या बताओगे आप? अगर आप लड़के हो तो आप में ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर खून होना चाहिए। अगर आप मेल हो, नर शरीर है आपका, तो आप में 5 से 6 लीटर खून होना चाहिए। अगर आप फीमेल हो, आप मादा हो, आप लड़की हो, तो आप में ऑन एन एवरेज 4 से 5 लीटर खून होना चाहिए। और आपके कुल बॉडी वेट का कितना % होना चाहिए? तो कुल बॉडी वेट का मैम 7% होना चाहिए। 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इसका मतलब समझ में आया? आप ना एक बात हमेशा याद रखना, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ना वो सारे हमारे बॉडी के वजन के हिसाब से हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे कुल वजन का 7% होना चाहिए। कुल वजन का 7% होना चाहिए। आपका वजन है 100 किलो, तो 100 किलो वजन का 7% क्या होना चाहिए? ब्लड होना चाहिए। आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि लड़कों में 5 से 6 लीटर, लड़कियों में 4 से 5 लीटर होनी चाहिए ब्लड, है ना। लड़कियों में लड़कों के कंपैरिजन में आधे से 1 लीटर ब्लड कम होता है। लड़कों के कंपैरिजन में कम है, बट लड़कियों के लिए इतना खून कम नहीं है। अब ये क्यों होता है? तो इसका रीजन है कि भैया लड़कियों का बॉडी वेट नॉर्मली क्या होता है? कम होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है? कम होता है। इसलिए यहाँ पर लड़कियों के का खून क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया। किसके कंपैरिजन में? देखो लड़कियों के लिए कम नहीं है, लड़कों के कंपैरिजन में कम है। राइट? इतनी बात बता देंगे। चलो
नेक्स्ट, ब्लड को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? आपको पता कैसे लगा कि इतना खून है आप में? तो आप लिखेंगे ब्लड इज मेजर्ड बाय, ये इसी साल सीजीएल का क्वेश्चन है, आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। कब हुआ था? 4 अगस्त को या जून में हुआ था ना, जून या जुलाई में, जब भी हुआ तो पहले दिन ही पहले क्वेश्चन में, पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि रुधिर का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ब्लड इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर। कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करते हो? आप बताओगे हीमोसाइटोमीटर से। कौन से इंस्ट्रूमेंट से? साइटोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट बताएगा कि कितनी आप में आरबीसी है, कितनी आप में डब्ल्यूबीसी है, कितना आप में प्लाज्मा है, कितना आप में पानी है, बट किस में? तो आप क्या बताएंगे? ब्लड के अंदर। तो हीमोसाइटोमीटर द्वारा इसको मेजर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, चलो मैम ये बात आ गई, ये तो समझ में आ गया हमें। अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो खून है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। आपका खून है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, प्रकृति में कैसा है। अगर आप इसको चखोगे, अगर आप थोड़ा सा खून पियोगे तो कैसा लगेगा आपको, है? तो आप बताएंगे ब्लड का जो नेचर है वो कैसा होता है? बेसिक प्लस एल्केलाइन होता है, बेसिक प्लस एल्केलाइन नेचर होता है। हमारे खून की प्रकृति क्या है? आप बताएंगे खून क्षारीय होता है और प्लस एल्केलाइन होता है। मैम अब इस लाइन का मतलब क्या है? बेसिक प्लस एल्केलाइन का मतलब क्या है? हमें समझ में नहीं आया। तो देखिए जरा बोर्ड पे, आप सब जानते होंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी विलयन है, उसका प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है हमारे पास? पीएच स्केल होता है, जिस पर वैल्यू लिखा होता है 0 to 7, 7 to 14। आपने जैसे ही पीएच स्केल से किसी भी सॉल्यूशन को मेजर किया, तो अगर आपकी रेंज आई 0 to 7, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? वो एसिडिक होगा मैम, वो अम्लीय होगा। वो कैसा होगा? प्रकृति में एसिडिक होगा। अगर 7 to 14 आई तो वो क्या होगा मैम? वो बेसिक होगा, वो क्षारीय होगा। तो अब आपसे पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? आप बताओगे हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 होता है। अब जरा बताइए 7 से ऊपर है तो नेचर प्रकृति क्या हो गया? बेसिक, इसलिए मैम ने यहां क्या लिख दिया? बेसिक। अब बात ये आती है कि मैम एल्केलाइन क्या होता है? ऐसी चीज जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील चीज को आप क्या बोलते हो? एल्केलाइन बोलते हो। अपना खून निकालो, पानी का एक बाउल लो, कटोरी लो, उसके अंदर डालो और क्या हो जाएगा? आपका खून उसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। जो चीज पानी के अंदर सोल्यूबल होती है उसको आप एल्केलाइन नेचर बोलते हो, उसको आप क्षारीय प्रकृति का बोलते हो। तो आपसे एग्जाम में पूछे ब्लड का पीएच कितना? 7.4। ब्लड की प्रकृति कैसी? बेसिक प्लस एल्केलाइन, क्षारीय और एल्केलाइन नेचर का होता है। समझ में आ जाएगा। और 7.4 का मतलब है 7.4, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब कम ज्यादा होने से क्या होता है वो आगे की बातें हैं। ठीक है, चलो मैम ये तो पता लग गया कि कितना होता है, कितना होना चाहिए और ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे खून का कलर कैसा होता है। लाल रंग का होता है, रेड कलर का आपका खून होता है, सब जानते हैं। अब मैम हमारा खून लाल ही क्यों है? काला क्यों नहीं है? पीला क्यों नहीं है? सफेद क्यों नहीं है? नीला क्यों नहीं है? पिंक क्यों नहीं है? ये कैसे, आप कैसे बोल सकती हैं लाल ही है? लाल ही है भैया खून। क्यों होता है मैम खून लाल? क्योंकि हमारे ब्लड में रेड कलर वाला पिगमेंट होता है। हमारे ब्लड में रेड कलर का पिगमेंट है। पिगमेंट को हिंदी में लिखते हैं वर्णक। पिगमेंट, जब भी मैं साइंस में कोई कलर बोलूंगी उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? आप बताओगे उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं। ये पिगमेंट्स जो काम करते हैं डाई का, डाई मतलब जो कलर देने का काम करते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए कौन सा पिगमेंट होता है? आप बताओगे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन। तो आपका पूरा पॉइंट क्या बना? रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट।
थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है बेटा? चेस्ट में होता है निहाल कुमार, चेस्ट में होता है, हमारी छाती में होता है। ठीक है, चलो तो देखिएगा, हमारे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसका रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से है? आप क्या बताएंगे? हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट वर्णक पाए जाते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है? ये जो हीमोग्लोबिन में हिम दिख रहा है ना, इसको आप हिम या आप इसको हिमैटिन दोनों टर्म से प्रोनाउंस कर सकते हैं, हिम या हिमैटिन। और इस हिम और हिमैटिन का मतलब होता है आयरन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? आयरन कंपाउंड, लोहे का यौगिक। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे बॉडी में लोहा होता है, हमारे बॉडी में Fe, हमारे बॉडी में आयरन होता है। कौन सा पिगमेंट? हिम। हिमैटिन का मतलब क्या है आप बताओगे? हिम और हिमैटिन का मतलब होता है आयरन कंपाउंड, आयरन कंपाउंड। ये जो ग्लोबिन देख रहे हैं ना, वो एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। और ये कैसा प्रोटीन है? तो ये एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब मैम ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होते हैं? ये तो हमने पहली बार सुना। हाँ, ये आपने पहली बार सुना क्योंकि ये इस बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन। देखिए, ग्लोब्यूलर प्रोटीन कुछ ऐसे से होते हैं जो गोल हैं और जो फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं, जो स्फेरिकल हैं और जो फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं, उनको बोलते हैं आप ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, तो आप बताएंगे कि हमारे ब्लड का लाल कलर किस पिगमेंट की प्रेजेंस से हुआ? तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन में हिम या हिमैटिन का मतलब होता है आयरन कंपाउंड या लोहे से बना हुआ यौगिक। दूसरा, ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है? जो रेसों के फॉर्म में हो, जो फाइबर की फॉर्म में हो और जो गोल हो, उसको आप क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो आप बता देंगे कि हमारे बॉडी में जो खून है वो लाल रंग का है। क्यों है? तो मैम क्योंकि हेमोग्लोबिन है। अब बात आती है कि मैम आप बोल रही हैं हमारे खून में हेमोग्लोबिन है, तो इस हेमोग्लोबिन की कितनी क्वांटिटी होती है? तो इसकी भी क्वांटिटी लिख लो लगे हाथों, है ना। हेमोग्लोबिन किस में? खून में। तब हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए या हमारे बॉडी में कितना होता है हेमोग्लोबिन? ठीक है, तो आप लिखेंगे अगर आप लड़के हैं तो आप में 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। आप हेमोग्लोबिन को देखो शॉर्ट फॉर्म में HB लिखा जाता है। मैं जब भी HB लिखूं आप समझ जाना HB मतलब हेमोग्लोबिन। ओ कहां चला गया सारा? हाँ, HB का मतलब है यहां पर हेमोग्लोबिन। अगर आप लड़के हैं तो लड़कों में नर में कितना होना चाहिए हेमोग्लोबिन? 14 ग्राम से लेकर 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। कुछ समझ में आया? 100 मिलीलीटर ब्लड में 14 से 16 ग्राम क्या होना चाहिए? आपका हेमोग्लोबिन होना चाहिए। आपने सुना है ना कभी कि यार मैंने ना अपना खून चेक करवाया तो मेरे में डॉक्टर ने बोला 14 यूनिट खून आ रहा है। 14 यूनिट खून नहीं है बाबा, वो क्या है? वो हेमोग्लोबिन है। अगर आप में 16 आ रहा है तो आप 1 यूनिट किसी को डोनेट कर सकते हैं। अगर 17 आ रहा है 2 यूनिट आप किसी को डोनेट कर दीजिए। अगर आप में 3 आ रहा है तो आप 3 यूनिट खून 18 आ गया 3 डोनेट कर दो, है ना। अब बात आती है कि लड़कियों में कितना होना चाहिए। मैम लड़कियों में खून कम है तो ऑब्वियस सी बात है हेमोग्लोबिन भी कम होगा। कितना आप बताओगे? 10 से 14 ग्राम पर 100 ml HB। अगर किसी लड़की में 9 हेमोग्लोबिन आ रहा है डॉक्टर बोलेगा खून की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आप याद रखेंगे कि लड़कों में इतना होना चाहिए हेमोग्लोबिन, लड़कियों में इतना होना चाहिए हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन होता क्या है? तो मैम रेड कलर का पिगमेंट होता है। अब जरा आप 2 की पॉइंट लिखेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में और बहुत बार रिपीट होते हैं। की पॉइंट्स का मतलब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट होते हैं। मायोग्लोबिन में भी Fe होता है क्योंकि मायोग्लोबिन में भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। तो आयरन हमारे बॉडी में 2 जगह होता है, एक ब्लड में और एक होता है आप बताएंगे, एक बताएंगे आप हमारे खून में होता है। ठीक है,
चलो हो गया, चलो आओ यहां पर। आपने कभी कॉकरोच को देखा है? कॉकरोच को देखा है तो आपको अब आज के बाद जब भी आप कॉकरोच को देखोगे आपके मन में 5 क्वेश्चंस घूमेंगे। वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जो कॉकरोच है उसको मारना कभी आप, जब आप उसको मारोगे तो आपको उसका खून किस कलर का दिखेगा? आपको उसका खून, आपको उसका ब्लड जो है ना वो व्हाइट कलर का दिखेगा, सफेद रंग का दिखेगा। तो अब आपके एग्जामिनर के मूड में आया पूछने का कि भाई सफेद कलर का क्यों खून है? तो आपको मैंने बताया कि जब भी हम कलर पढ़ते हैं तो उसके कलर के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है? आप बताओगे कलर के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? कलरिंग पिगमेंट, कलरिंग पिगमेंट। ठीक है, तो आप बताएंगे कि हमारे खून में तो होता है हेमोग्लोबिन, बट कॉकरोच में क्या होता है? आप बताएंगे कॉकरोच में होता है हीमोलिम्फ पिगमेंट। और ये जो लिम्फ है वो कैसा कलर देता है? व्हाइट। किसके खून को? कॉकरोच के खून को। तो आज आपने कॉकरोच से सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। ऐसे ही कॉकरोच से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कॉकरोच में व्हाइट कलर वाला पिगमेंट कौन सा है? आप क्या बताओगे? हीमोलिम्फ है। एक आता है कॉकरोच सांस कहां से लेता है। एक आता है कॉकरोच कौन से फाइलम में आता है। कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। ये सारे क्वेश्चंस है, धीरे 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 करके एक हम सारे रिपीट कर देंगे। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है मैम एनसीईआरटी में 12 से 16 लिखा है। मैं आपको बता देती हूं ये थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में अगर 12 से 16 लिखा है तो वहां पर लिखा होगा 5 से 6 लीटर खून। ठीक है बच्चा, तो प्लीज आप आराम से पढ़े और ये सब बातें मत करें। ठीक है, कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? कॉकरोच किस फाइलम में आता है? कॉकरोच विष्णु, ये क्लास बायोलॉजी की है। ठीक है, चलो तो ये आप बताएंगे कि कॉकरोच का ब्लड व्हाइट कलर का हीमोलिम्फ पिगमेंट की वजह से है। दूसरा आओ, आपने ऑक्टोपस का नाम सुना है? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को कहा जाता है, हिंदी में ऑक्टोपस ही बोलेंगे, हिंदी में ऑक्टोपस ही बोलेंगे। और ऑक्टोपस जो होता है ना उसको डेविल फिश बोलते हैं। और ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस को मैंने तो देख रखा है, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। ऑक्टोपस को मारोगे तो आपको उसका जो ब्लड है वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा, नीले कलर का दिखेगा। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भैया ये नीले कलर का ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैम कलर के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? कलरिंग पिगमेंट होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो नीले कलर का है तो उसके पीछे कलरिंग पिगमेंट कौन सा है? आप बताएंगे यहां पर कलरिंग पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन या हीमोसाइनिन, लिख लो, एक ही बात है, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। और जहां पर भी आप साइंस में साइनिन वर्ड देखें उसका मतलब होता है ब्लू कलर। ब्लू खून किसका? ऑक्टोपस का। तो 2 आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गए। पहला आप याद रखेंगे कि कॉकरोच का खून व्हाइट कलर का, दूसरा हमारा रेड कलर का, हम में हीमोग्लोबिन, कॉकरोच में हीमोलिम्फ, ऑक्टोपस में हीमोसाइनिन। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम के लिए यहां से कवर हो गए। चलो मैम ये तो समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि मैम ये जो आपने खून बोला है ना, ये जो खून बोला है ना कि इतना खून होना चाहिए, तो ये खून आता कहाँ से हमारे शरीर में? ये कहाँ बनता है हमारे बॉडी में? ये खून बनता कहाँ है? तो आप बताओगे ब्लड फॉर्मेशन इज टेक प्लेस इन बोन मैरो। खून का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में आता है। अब मैम ये बोन मैरो क्या होती है? खून का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, और हिंदी में बोलेंगे इसको अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, बोन को अस्थि बोलते हैं, मैरो का मतलब होल। अब बोन मैरो क्या होता है? ऐसे हड्डी है, बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। ये हड्डी के बीच में ये जो खोखला पार्ट पड़ा है ना, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोन मैरो बोलते हो। तो आपसे पूछे कि बोन मैरो क्या होता है, आप बताओगे जो लंबी लंबी हड्डियां हैं उसके बीच में जो स्पेस पड़ा है, उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह पड़ी है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हैं बोन मैरो।
तो आपसे पूछिए ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आप बताएंगे बोन मैरो में। ब्लड के अंदर जितनी भी चीज होती है वो सारी कहाँ बनती हैं? लाइक मैंने बोला कि ब्लड के अंदर आरबीसी हैं, तो जरा बताइए आरबीसी कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में। प्लेटलेट्स कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में, क्योंकि खून कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड होता है, बोन मैरो के अंदर, उसी के अंदर आपका खून बनता है। ठीक है, तो इतने सारी कुछ जनरल बातें थी जो आपको ब्लड के बारे में पता लगी। खून होता क्या है, कितना होना चाहिए, है ना, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। अब बात आता है कि हमारे ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, खून में पदार्थ, हमारे खून में क्या क्या चीजें हैं। खून तो होता है मैम, खून में पदार्थ, क्या क्या खून है, तो खून के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, तो ये हम करेंगे अगली क्लास में। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। अब आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप 10 to 15 मिनट्स में आप मुझसे प्लीज डाउट पूछ लीजिए। जो भी डाउट है, बस चलती हुई क्लास में डाउट नहीं करने हैं। अभी आप मुझसे जितने भी डाउट हैं वो सारे पूछ सकते हैं। चलो एक एक करके आराम आराम से। मैम क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, यस, दोनों मीडियम में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश, बट जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं देंगे हम, उससे पहले नहीं देंगे हम, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं पहले देने से नोट्स ले लेंगे और आप पढ़ लेंगे फिर, और फिर आप डिस्टर्ब करेंगे क्लास को। मैम एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इतना कंटेंट दिया जाएगा ना कि आप इस मार्केट की कोई भी दुकान उठाना और आप कोई दुकान से कोई बुक उठाना और आप खुद पढ़ लेना, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। एमसीक्यू जब अपने आप लगा लेना। मैम स्क्रीनशॉट फैसिलिटी दीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाएगा, ये हमारी प्राइवेसी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट पूछिए आप, पीएच क्या है? पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता कितनी है, वो आप पीएच स्केल से मेजर करते हैं। और डिटेल में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1 रुपए का कोर्स क्यों रखा? आप लोगों की भलाई के लिए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और पूछिए मैम मैं लेट हो गया, कोई इश्यू नहीं है, ये क्लास खत्म होने के बाद आप कितनी भी बार देख सकते हैं बाद में। ठीक है, उसके बाद क्या मैम यूपीएससी लेवल कवर होगा? यूपीएससी प्री लेवल पूरा कवर होगा आपका। मैम एक दिन में 2 क्लास लगाएं, साइंस में सिर्फ 1 क्लास होगी, और साइंस में आपकी आज थी 12 से 2, अब आपकी अगर आप लोगों ने जीएस स्पेशल परचेज कर रखा है तो जीएस स्पेशल बैच नंबर 5 कर रखा है, तो इवनिंग में 6 से 8 आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, थैंक यू वेरी मच। मैम मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ओके अनिल कुमार, थैंक यू वेरी मच। मैम जी मेरी फर्स्ट लाइव क्लास है टाइम्स कोचिंग पर, तो आपका स्वागत है। मैम एक दिन में 2 क्लास लगवाइए, 2 क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक दिन में 1 क्लास ही चलेगी। मैम एरिस्टोटल क्या लिखा आपको, मैं समझ में नहीं आया आगे। पीएच की खोज, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। मैम बिहार दरोगा का कोई क्लास नहीं है, अभी तो नहीं है। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, आगे पढ़ाएंगे। क्यों इतना आगे चल रहे हो आप? मैम एनटीपीसी के से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यस, साइंस स्पेशल का हो जाएगा। आज की क्लास बहुत सुंदर लगी, थैंक यू वेरी मच, ओके। मैम नोट्स खुद से बनाएं, बेटर रहेगा या पीडीएफ? ज्यादा अच्छा है नोट्स खुद से बनाएं, ताकि आपने अगर कभी साइंस नहीं पढ़ा तो आपके दिमाग में पहली बार फीड हो जाएगा। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे फर्स्ट टाइम पढ़कर, ओके मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाकर। मैम नोटिफिकेशन नहीं आता, हमारी एप्लीकेशन का जो फ्रंट पेज है उस पे हमेशा स्केड्यूल अपडेट होता है रात के 8 से 9 बजे के बीच में। आप वहां देख लीजिए कि कल किस टाइम पर कौन से बैच की क्लास है और आप देख सकते हैं। मैम पीजीटी कवर होगा? बिल्कुल होगा। मैम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, ओके। मैम मजा आया, ओके थैंक यू वेरी मच, नाइस क्लास, थैंक यू वेरी मच। मैम मैं फर्स्ट टाइम साइंस स्पेशल पढ़ रहा हूँ, ओके थैंक यू वेरी मच। जीएस में कितनी क्लास होंगी? अभी तो जीएस में 1 ही क्लास चलेगी, पर थोड़े दिन के बाद आपके जीएस में 4 घंटे की क्लास चलेगी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। हाँ, ब्लड चिपचिपा होता है, ब्लड बिल्कुल चिपचिपा होता है क्योंकि ब्लड के अंदर आपका प्लाज्मा होता है, इसलिए। टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट तो नहीं हो रहा यहाँ पर, पीडीएफ में हूबहू ऐसा रहेगा। देखो बच्चा, पीडीएफ में 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैम डीपी ओके में मजा आ गया, आई डोंट नो क्या बोला है आपने। सुपर्ब क्लास, ओके थैंक यू मैम बैच फ्री करने के लिए, ओके थैंक यू वेरी मच।
हाँ, थोड़ा सा ऐप में प्रॉब्लम आई होगी लॉगिन करने में। अरे भैया, जब एक बार में 60-70 हजार बच्चे लॉगिन करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। थोड़ा रुक जाइए, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, सब हो जाएगा सही, सब हो जाएगा। ऑसम क्लास मैम, नो कंफ्यूजन। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। बॉडी में कितना परसेंट, क्या ब्लड? 7% में। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया हमारे। अभी धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डोंट वरी। एकदम इतना अच्छे से कंटेंट मिलेगा ना, मैं आपसे बेट लगा सकती हूँ, प्रॉमिस कर सकती हूँ कि जीएस में इतना अच्छा कंटेंट आपको कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं देगा जितना आपको टाइम्स कोचिंग देगा, और वो भी 1 रुपए में। बट आप लोगों को उस क्लास के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो आज भी नहीं किया आप लोगों ने। मैंने जो रूल बताए थे स्टार्टिंग क्लास में, वो आपको रूल हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? तो प्लीज रूल फॉलो करें। जब टीचर पढ़ा रहे हैं तब कोई कमेंट नहीं, टीचर से कोई इंक्वायरी नहीं करनी है आपको कि इसका बैच कब आएगा, ये बैच कब आएगा, क्योंकि वो टीचर है, वो टेलीकॉलर नहीं है, ठीक है? मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मैं 1 रुपए में आपसे पढ़ने आया। तो ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग इतने नंबर ऑफ एडमिशंस हुए इस बैच में, और हमें पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। सच पूछें तो बहुत मजा आ रहा है, ठीक है? फिर ऑफर कब आएगा? अब ऑफर नहीं आएगा, अगली साल आएगा। ओके, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, योर टीचिंग इज यूनिक। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे से ध्यान रखेंगे, तो प्लीज आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं एक रूल का एक मैं ना टाइप करके हमारी ऐप में डलवाने वाली हूं बहुत जल्दी, तो प्लीज यहां पर रूल फॉलो करें बस इस क्लास में। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, आप अच्छे से पढ़ें। मैम आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके मैम, मेरा एक डाउट है, प्लीज बताएं। त्रिवेंद्रम, प्लीज बताएं मैम, एचबी और यूनिट एक ही है क्या? एचबी की यूनिट, ठीक है? डेली क्लास होगा, यस, मंडे टू सैटरडे आपकी डेली क्लास होगी। अगर किसी दिन कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, कभी क्लास ऑफ हो भी गई, तो आपको स्केड्यूल मिल जाएगा वो पहले से, ठीक है? मैम आपकी बायो सीधी माइंड में स्ट्राइक करती है, तो ऐसे ही एग्जाम में आपकी स्ट्राइक करनी चाहिए। मैम आपके पढ़ाए हुए से हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके महेश, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा। मैम ब्लड क्लोटिंग वाला प्रोटीन प्लाज्मा बनवाता है क्या? यस, प्लाज्मा में भी होते हैं ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। उसके बाद आपने क्या पूछा है? मैम अब ऐसा लिखा जाएगा, एचबी ऐसा लिखा जाएगा, क्या कह रहे हैं आप? एचबी आप लिखने में कैसे लिख सकते हैं? देखो, स्पेलिंग के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। आप एचबी को दोनों साइड लिख सकते हैं, आप एचबी को एचबी ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप एचबी डॉक्टर की लैंग्वेज में एचबी ऐसे लिखा जाता है, बट बुक्स में एचबी ऐसा लिखा जाता है, तो दोनों सही है, इसमें क्या हो गया, ठीक है? गौतम गोयल, मैंने आपका कमेंट ले लिया, मैंने बता दिया बच्चा कि एक बार में बहुत सारे बच्चे आए ऐप पे, थोड़ा सा हो सकता है ऐप स्लो हो गई हो, बट अभी सही हो जाएगा, ठीक है? मैम मैंने आपकी ऑफलाइन पूरी क्लास ले ली है, आप गॉड हो मैम, महान हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। सीजीएल 2019 कवर हो जाए। सीजीएल के क्वेश्चंस तो ऐसे लगाओगे आप, ऐसे चुटकियों में, प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, मोस्ट अबेंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो बेटा वो होंगी नेफ्रॉन, जो किडनी की यूनिट्स होती हैं, किडनी की सेल्स होती हैं वो। मैम मेरे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, आपके कमेंट आपको नहीं दिखेंगे, मुझे दिख जाएंगे, ठीक है? मैम एक बार पीडीएफ बायोलॉजी की एक साथ नहीं, फुल पीडीएफ कभी नहीं देंगे हम, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ दे दूंगी आप लोग पहले से क्वेश्चंस टाइप कर आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, ठीक है? जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी की ब्रांच है ये। मैम प्लीज नोट्स बनाना है, नहीं एक साथ पीडीएफ मैं कभी नहीं दूंगी, जब मेरा ब्लड खत्म होगा तब ही आपको पीडीएफ मिलेगा। मैम यूपी पीसीएल कवर होगा, यस, क्यों नहीं होगा? साइंस कॉमन है यार। अगर मैंने बोला लीवर का ये काम है, तो चाहे आप स्टेट पीसीएस दो, चाहे आप सीजीएल दो, लीवर का काम तो सेम रहेगा ना, लीवर का काम थोड़ा ना बदल जाएगा। तो ये ऐसी बातें मत करो यार, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने टाइम्स कोचिंग पे इतना ट्रस्ट दिखाया, इतना विश्वास दिखाया, और आप लोगों ने इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एडमिशन्स में आपके हुए यहाँ पर। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, और मुझे लगता है हम लोग ऐसे ही इंजॉय कर करके पढ़ेंगे आगे। आने वाले 3-4 महीने तक हमारा साथ कहीं नहीं छूटने वाला। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको 1 रुपए की कीमत उस दिन पता लगेगी जब आप हमारा बैच कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आप बस आपको हमारे रूल्स फॉलो करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको रूल्स फॉलो करने मेरी क्लास है, मेरी क्लास के नहीं, हर क्लास में आने के लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो रूल्स आप उसको तोड़ोगे तो आपको नंबर यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। इनफैक्ट जितने भी सारे बैचेस में आपने एनरोलमेंट ले रखा है वो सब आपके वहां से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि हमें इस क्लास में सिर्फ हमने ये बैच फ्री किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा हमें। हम बता नहीं सकते कितनी सारी प्रॉब्लम है, सारी डिस्कस नहीं कर सकते, किसी दिन करेंगे। तो हमें चाहिए बच्चे से सिर्फ क्या? रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड में क्या? सिंसियर
बच्चे, और वो अच्छे से एग्जाम दे, सिलेक्शन हो, ऑफिसर बने, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आप प्लीज थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ पढ़ें और अच्छी सी चीजें, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा यहाँ से, आई प्रॉमिस। तो अब आप मिलिएगा 6 से 8, आपको भरत सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आज, तो आपकी दूसरी क्लास होगी इकोनॉमिक्स की। आज से आपका बैच स्टार्ट है। जिन बच्चों को नहीं पता लगा है, प्लीज आप आसपास के बच्चों को इन्फॉर्म कर दें कि आज से उनका बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और केमिस्ट्री की क्लास देखो, 2 दिन आपका केमिस्ट्री, 2 दिन आपका फिजिक्स, 2 दिन आपका बायोलॉजी चलेगा जीएस के बैच, साइंस के बैच में। और जीएस में 1 दिन हिस्ट्री, 1 दिन पॉलिटी, 1 दिन केमिस्ट्री, 1 दिन बायोलॉजी, 1 दिन फिजिक्स, ऐसे चलेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो, बहुत अच्छा हो, और अब अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।